हेलो बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में है क्या? सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी के बारे में ये जानना चाहिए कि फूड क्या होता है। हाँ, सारे लोग जो होते हैं वो सब फूड पे डिपेंड है। कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जो खाना नहीं खाता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे छोटे छोटे इंसेक्ट ही क्यों ना हो। सबके लिए फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि फूड कैसे क्या रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। ये आगे फूड क्या होता है। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि फूड की सिक्योरिटी मतलब एटलीस्ट हमें फूड तो मिले। हम बोलते हैं सबसे ज्यादा जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, हम किस लिए जी रहे हैं? खाने के लिए। और अगर कमा भी रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? खाने के लिए। रह रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? खाने के लिए। अगर हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो पैसे कमाएंगे किस लिए? ताकि हम खाना खा सके अच्छा। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है। फूड सिक्योरिटी में हम ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे हमारी चीजें होती है कि हमें फूड सिक्योर मतलब एटलीस्ट हमें फूड की सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक, अब इसमें हमें तीन कंसेप्ट होते हैं। एक होता है अवेलेबिलिटी, एक होता है एक्सेसिबिलिटी और एक होता है अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फूड क्या अवेलेबल है। इसमें अवेलेबल में हम क्या देखते हैं कि मार्केट में वो चीज अवेलेबल है या नहीं है। इसमें एक और एग्जाम्पल, अगर मार्केट वाला नहीं समझ में आया तो मैं बता सकती हूँ। जैसे घर में अगर आपको मैगी खानी है तो मैगी आप क्या देखोगे कि घर में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया अवेलेबल मतलब उपलब्ध होना, ये चीज है या नहीं है। फिर एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लो मैगी है तो सही घर में, लेकिन मम्मी ने बहुत ऊंचे वाले ड्रॉर पे रख दी है, ये बहुत अंदर वाले ड्रॉर पे रख दिया है। ठीक, तो ये चीज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक, इसको हम बोलेंगे एक्सेसिबिलिटी। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हम उसे खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। सोचो अगर कोई छोटा सा बच्चा है उसको मैगी खानी है, लेकिन उसके पास तो पॉकेट मनी ही नहीं है, तो वो कैसे खरीदेगा? है ना, उसके पास तो पैसे ही नहीं, उसने चीज खा ली तो अफोर्ड नहीं कर पाया वो, तो उस टाइम जिस टाइम से मैगी खानी। तो ये क्या हो गया, हमारी अफोर्डेबिलिटी हो गई। ठीक, अब देखो फूड सिक्योरिटी की अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि फूड जो होता है हमारा एसेंशियल होता है लिविंग बीइंग के लिए। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने हमें जरूरी होता है, ऐसे हमें खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हम तो यहाँ पे अभी तो हमने सिर्फ 2 स्क्वायर ऑफ मील्स की बात करी है, क्योंकि हम तो बोलते हैं 3 वक्त की रोटी, 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए। अब वो मैगी वाली जिंदगी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मील हमें चाहिए होती है प्रॉपर खाने के लिए। सिर्फ मैगी से पेट नहीं भरता ना, नहीं हमारा तो भर जाता है, लेकिन यहाँ पे वो मैगी वाला कंसिडर नहीं होगा। ठीक, चलो अभी मैंने बताया अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन कितनी है कंट्री के अंदर, मतलब फूड हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। जैसे अगर हमारी कंट्री में सारे लोगों को खाना मिलाकर अगर मान लो 100 किलो हमारे पास अगर वो व्हीट होना चाहिए था, गेहूं होना चाहिए था, उसका आटा होना चाहिए 100 करोड़ मतलब 100 कुंटल किलो, तो उतना है या नहीं है। ठीक है, अगर हमारी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक कर जाती है। फिर है कि हो सकता है वो है तो सही लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, मतलब भाई कि वो हमारे फार्म्स में रखा हुआ है या स्टोरेज हाउस में रखा हुआ है, लोगों के पास मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, एक्सेसिबल ही नहीं है, कि लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, उससे बहुत दूर है। अब सोचो बहुत दूर होगा तो कैसे जा पाएंगे हम, चीजें कैसे ला पाएंगे। एक है हमारी अफोर्डेबिलिटी कि मान लो अगर फूड अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, आपकी मार्केट में अवेलेबल भी है, आपको मिल रहा है आटा, एक्सेसिबल भी है, आपकी बगल वाली मार्केट में दुकान पे मिल रहा है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी में क्या होता है, जो पैसा खरीद ही ना पाए, मतलब आपके पास सफिशिएंट पैसा ही नहीं है जो खरीद ना पाए। ये सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, ये जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा होता है, पुअर पीपल्स के साथ होता है कि उनके पास खाने के लिए पैसे ही नहीं होते, कि बेसिक जो खाना होता है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए भी पैसे नहीं है। ठीक, देखो अब फूड सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, जब सारे ही लोगों के पास खाना हो, इनफ फूड हो फॉर ऑल द पर्सन। अभी एग्जांपल दिया मैंने, देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस टू फूड, कि कोई बैरियर नहीं है एक्सेस करने में। एंड थर्ड कि सबके पास कैपेसिटी है उसे खरीद के खाने की। ठीक, अब देखो नॉर्मली फूड सिक्योरिटी हमें क्यों जरूरी है, क्या है फूड सिक्योरिटी और कैसे क्या होते हैं इसमें प्रॉब्लम। तो देखो बेटा, जो पुअरेस्ट पीपल होते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके पास तो वो फूड होता ही नहीं है, तो फूड इनसिक्योर होते हैं। क्या होते हैं वो? फूड इनसिक्योर होते हैं। ज्यादातर टाइम उन्हें खाना नहीं मिलता। अगर खाना मिलेगा ही नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। फूड की सिक्योरिटी नहीं है उनकी लाइफ में, और ज्यादातर ही उनके साथ ऐसा ही होता है। दूसरा है हमारा कि वो पर्सन जो अबव द पॉवर्टी लाइन है, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पॉवर्टी लाइन पढ़ाई थी ना, कि ऐसे पॉवर्टी लाइन हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, जिसके ऊपर अगर कोई होता है तो अबव पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, और उसके बिलो अगर कोई होगा तो हम उसे बोलेंगे बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं ना,
जनरली तो वो खरीद के खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो भी नहीं खा पा रहे। कैसे नहीं खा पा रहे हैं, उसका ये सारे रीजन है। देखो, मान लो कि अभी आपके पास इनफ पैसा है, आप आराम से अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, या सब आराम से अपना खा पी रहे हो, लग्जरी नहीं तो एटलीस्ट मिडिल क्लास तो जी रहे हो आप। लेकिन उसके बावजूद मान लो कि अगर जैसे यहाँ पे कोई क्लाइमेटी आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, वाइड स्प्रेड फेलियर हो गया बहुत ज्यादा क्रॉप्स का, फेमाइन आ गया, तो इसकी वजह से भी हमारा फूड इनसिक्योर हो जाते हैं वो लोग। जैसे अभी आया था, एग्जाम्पल देती हूँ, अर्थक्वेक आया था आपको अभी टर्की में, बहुत लोगों ने सुना होगा, टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था बीच में। जो अर्थक्वेक आया था बेटा, अर्थक्वेक होने की वजह से क्या हुआ था, उनके पास पहले तो फूड था, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहां अर्थक्वेक आ गया वहां पे इतना ज्यादा सब टूट फूट गया, लोगों की जो जो ट्रांसपोर्टेशन थी, कनेक्टिविटी जो थी, रोड वोड जो बने हुए थे, सब टूट टाट गए। तो कैसे लोग जाएंगे अपने वहां पे बगल वाली दुकान पे खरीदने के लिए, बगल वाली दुकान भी टूट गई समझ लो। तो कैसे आखिर वो अर्थक्वेक में अपना खाना खा पाएंगे, बना पाएंगे? सोचो उनकी गैस चूल्हे चीजें जो होंगी वो भी सब टूट गई, तो कैसे कैसे लोग आटा लेके थोड़ी ना खा लेंगे? तो फूड ही नहीं है एक्सेसिबल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ये चीज हो गई हमारी अर्थक्वेक। दूसरा ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया अगर किसी कंट्री के अंदर, तब भी तो यही हो जाता है। ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा पड़ गया मतलब खेती ही नहीं हुई। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आपके 100 किलो उग जाएगा, लेकिन अगर 100 किलो नहीं उगता किसी देश में, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ जाएगा तो फिर आप लोग उसमें फूड ही नहीं होगा, मतलब उसमें इरिगेशन नहीं कर पाओगे, इरिगेशन नहीं कर पाओगे तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो फिर वो पर्सन क्या हो जाएगा, फूड इनसिक्योर हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर फ्लड। अभी फ्लड के एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी फ्लड आया था, बेसिकली हिमाचल प्रदेश में भी, और भी मैंने कहीं सुना था अभी रिसेंटली, तो याद नहीं आ रहा। फ्लड क्या होता है, जब हमारी बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो सोचो आपकी जो जमीनें हैं जहाँ पे अपनी खेती कर रहे थे वो सारी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। सारी क्या हो जाएगी, उसके अंदर डूब जाएगी। जो सारी ही डूब गई है, तो सोचो जहाँ पे आपका क्रॉप उगना था, अगर वही खत्म हो गया, सब खराब हो गया, तो कैसे आप कुछ फूड खा पाओगे? ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर एक और प्रॉब्लम है सुनामी की। ये ज्यादातर कहाँ होता है, कोस्टल इलाके में ज्यादा होती है। जो हमारे कोस्टल इलाके में बताया था ना, जो हमारे ओशियन से जो टच करते हुए इलाके, इंडिया की जो साउथर्न बाउंड्री है, वहां पे सुनामी बहुत ज्यादा आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है अगर वाइड स्प्रेड फेलियर हो जाएगा क्रॉप्स का, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे फेल हो रहा है। जो ड्रॉट होता है वो छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन जो फेमाइन होता है वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हो गया कि बहुत सारी जगहों पे आपका क्या होगा, सूखा पड़ गया एकदम से। तो क्या होगा, तो आपका बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर हो गया। कोई भी रीजन हो सकता है क्रॉप फेलियर का, तो इसको हम क्या, कौन सी सिचुएशन बोलेंगे, फेमाइन। क्या बोलेंगे, फेमाइन। तो ये सारी सिचुएशन भी जब आ जाती है, तो जो नॉर्मल भी अबव द पॉवर्टी लाइन पीपल्स भी होते हैं, वो लोग भी क्या हो पाते हैं, वो भी खाना नहीं खा पाते, वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक, अब देखो कि फूड जो सिक्योरिटी है वो कैसे इफेक्ट होती है क्लाइमेटी के तौर पे। वही मैंने आपको बता दिया, सूखा पड़ता है तो कैसे क्या होता है। दूसरी बात, अगर टोटल प्रोडक्शन ही डिक्लाइन हो जाए, मतलब आपने सोचा था कि हाँ हमारी कंट्री को 100 क्विंटल्स चाहिए, और 100 क्विंटल्स अगर नहीं हुआ तो आपका मतलब सिर्फ 50 क्विंटल्स हुआ, तो भी आधे लोग तो भूखे रह जाएंगे ना। अगर आपकी डिमांड अगर 100 क्विंटल्स की है, जैसे घर में भी तो यही होता है कभी कभी, कि अगर मान लो कि 4 रोटी बनी है और 4 रोटी ही खाते हो आप, या 2 रोटी खाते हो, मतलब अगर मान लो आप 2 रोटी खाते हो, 2 रोटी आपकी बहन खाती है, और घर में सिर्फ 2 रोटी होगी, तो 1 रोटी आप खा पाओगे, 1 रोटी आपकी बहन खाएगी, तो दोनों ही को आधी आधी, तो अपनी जो फूड है वो इनसिक्योर हो गया। तो यही वाली चीज यहाँ पर भी हो गई। ठीक, लेकिन ये बड़े पैमाने पे है, ये छोटा एग्जाम्पल लेवल दिया, जो एग्जाम्पल दिया वो छोटे लेवल पे है। ठीक, तो एक और प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज हो जाए। ठीक, अब फूड की शॉर्टेज बहुत सारे रीजन की वजह से हो जाती है, कि कभी क्लाइमेट अच्छा नहीं हुआ, इसकी वजह से खेती नहीं हुई, या कभी कभी हमारे ड्रॉट आ गया, या हमारे कोई भी नेचुरल क्लाइमेट आ गया, इसकी वजह से भी अगर हमारे शॉर्टेज हो जाए तो ये भी प्रॉब्लम है। और शॉर्टेज ऑफ फूड कभी कभी तो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग की वजह से भी हो जाता है, कि मार्केट में फूड नहीं है, बट एक्चुअली में लोगों ने अपने घर में छिपा छिपा के रखा हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, फिर अगर प्राइसेस गोज अप, मान लो अभी, अब मैंने आपको बताया कि तीनों चीजें होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हमारा एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। मान लो अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन अफोर्डेबल ही नहीं है। अफोर्डेबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे एकदम से अभी आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा महंगाई अभी आई, रिसेंटली सब लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। देखो तेल कितना ज्यादा एकदम से महंगा हो गया, कहाँ पहले बहुत सस्ता था, मतलब इतना तो सस्ता नहीं था, बट एकदम से देखा ना कितना ज्यादा उसका इन्फ्लेशन हुआ, एकदम से वो 150 हो गया, कहाँ वो 120 130 में आता था, और सीधा 20-20 रुपए बढ़ गया। ठीक, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। अब लोग तो, अब बहुत जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, वो कैसे खा पाएंगे, उनकी कैसे सब्जी बनेगी फिर? तो ये वाली भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, फिर फेमाइन तो मैंने अभी आपको समझाया। फिर एक और इसका एग्जाम्पल है मैसिव स्टारवेशन, की बहुत ज्यादा भुखमरी आ जाए, एक बहुत बड़े पैमाने पर अगर खाना ही ना मिल रहा हो, कि मतलब अवेलेबल भी था फूड, एक्सेसिबल भी था फूड, और अफोर्डेबल भी था, मतलब ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो इनमें हैम्पर हुआ,
मैसिव स्टारवेशन तभी आ सकता है अगर इनमें से कुछ भी हैम्पर हो जाए। अफोर्डेबल नहीं है तो लोग बहुत बड़े पैमाने पर लोग नहीं खा पा रहे, या एक्सेसिबल ही नहीं है कि मतलब हमारा अवेलेबल तो है फूड लेकिन एक्सेसिबल ही नहीं है, लोगों को मिल ही नहीं पाया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अभी कोई क्लाइमेटी आ जाए और उस क्लाइमेटी में अगर लोगों को फूड मिल नहीं पाया, मतलब लोगों को एक्सेसिबल नहीं हो पाया, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या कभी फ्लड आ जाता है और बहुत सारे लोग एक जगह फंस जाते हैं, तो वहां पे फूड वो हेलीकॉप्टर से दिए जाते हैं। अगर सोचो हेलीकॉप्टर से फूड दे ही ना पाए, मान लो वेदर खराब हो गया, कुछ हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए और बहुत ही बड़े पैमाने पर अगर लोगों को फूड ही ना मिल पाए, तो क्या होगा, वो मैसिव स्टारवेशन हो जाएगा। ठीक, कि बहुत बड़े पैमाने पर भुखमरी आ गई, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, वो ड्रॉट से भी हो सकता है। ठीक, और ये वाला तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पीपल जो होते हैं अगर अफोर्ड ही ना कर पाए फूड। ठीक, अब देखो एग्जांपल्स क्या है हमारे, एग्जांपल्स हमारे, देखो फेमाइन का भी मैंने बताया कि फेमाइन हमारे यहाँ पे मतलब अगर आ जाए तो कैसे क्या होगा। अब देखो एक बार फेमाइन आया भी हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर, कहाँ पे आया था ये आया था हमारे बंगाल में 1943 में। 30 लाख पीपल्स ऑफ बंगाल जो थे वो मर गए थे इस फेमाइन की वजह से, इतने बड़े पैमाने पर इसका जो इफेक्ट था वो हुआ था। ठीक, चलो आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा लेकिन ये तो हर बच्चे ने देखा होगा इसका एग्जाम्पल। कोविड-19 आया था बेटा, तो कितने सारे लोग जो हो गए थे वो फूड इनसिक्योर हो गए थे। तो कैसे हो गए थे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो था, अफोर्डेबिलिटी तो थी, अवेलेबिलिटी भी थी मार्केट में, लेकिन एक्सेसिबल ही नहीं हो रहा था क्योंकि लोग जा ही नहीं पा रहे थे। बाहर निकलने पे ही वो लगा दिया गया था, बैन लगा दिया था, तो आपको एक्सेसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, मूवमेंट ही नहीं हो पा रही थी। मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो कैसे आप जाके एक्सेसिबल कर पाओगे अपने लिए। तो ये सब प्रॉब्लम तो सबने ही देखी है, तो इसकी वजह से भी बंदा क्या हो जाए, पर्सन क्या हो जाएगा, फूड इनसिक्योर हो जाएगा। अब देखो कौन कौन फूड इनसिक्योर है अभी भी। तो देखो एक होते हैं हमारे लैंडलेस लेबर। कौन होते हैं, लैंडलेस लेबर, जो हमारे लैंडलेस पीपल है, जैसे जिनके पास घर ही नहीं है, रहने के लिए चीजें नहीं है, मतलब इतने गरीब है जैसे बस टहलते रहते हैं। आपने बैगर्स को देखा होगा ना, गरीब जो भीख मांगते हैं पीपल्स, उनको, तो ये भी एक फूड इनसिक्योर होते हैं। दूसरा, इसमें मैं एग्जांपल दूं तो आपके जो पहले के टाइम पे जो आर्टिशियन वगैरह होते थे, जो हमारे हाथ से कुछ आर्टिस्ट वर्क करते थे, वो भी बहुत सारे लोगों को उनका भी काम नहीं चला, तो उन लोगों ने भी फूड इनसिक्योरिटी को देखा है। ठीक, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड, जो छोटे छोटे काम करके सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि मोची हो गए, ठीक है, आपके और कौन सा एग्जांपल है, मतलब मोची को भी आप देख सकते हो। देखो आप मान लो मोची अगर सीजन में उसका काम नहीं हुआ, अगर कोई नहीं आ रहा उनके पास सिलवाने के लिए, तो वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं बेटा फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। दूसरा कि कुछ कास्ट वाले पीपल भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, तो पुअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक, और ये कास्ट के बेसिस पे इसलिए बांटा है क्योंकि हाँ ये बहुत ज्यादा पुअर है, जैसे कि SC ST और कुछ OBC भी, जिन जो मतलब इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, तो ये वाले लोग भी क्या हो सकते हैं, ये भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स की कुछ स्टेट्स ही ऐसे हैं, कुछ हमारे जो देश के राज्य है ना, हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा गरीबी रह चुकी है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, तो एक तो पॉवर्टी पहले से ये गरीबी है वहाँ पे, दूसरी बात ट्राइबल पीपल है। अगर गरीबी होगी तो फूड कैसे ले पाएंगे, ट्राइबल पीपल्स होंगे तो वो तो फूड जितना हो सके वो तो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, तो वो कैसे ले पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात इसके अलावा भी देखो इकोनॉमिक बैकवर्ड जो स्टेट्स होते हैं, जो पहले से थोड़े गरीब और ये सब चीजें, वो नेचुरल डिजास्टर के भी बहुत प्रोन होते हैं, तो ये भी एक उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे यूपी है, यूपी में जो ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है वहां पे भी ये दिक्कत है। और हम अगर देखा जाए तो जो साउथ ईस्ट के जो इधर सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देख लो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये बहुत सारे फूड इनसिक्योर होते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो लोग है ना, ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं अभी तक, और ये सिंस इंडिपेंडेंस से ही ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा झेल रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले से ही इन जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, जिसकी वजह से अभी तक भी ये फूड सिक्योरिटी नहीं आ पाई यहाँ पे। ठीक, तो बहुत सारे मतलब अभी भी ये जो स्टेट्स है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है। इन स्टेट्स में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमारी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिसकी वजह से, और उनके पास वो पुअर भी है, तो उनकी वजह से उनको फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। ठीक, अब देखो बेटा एक प्रॉब्लम और आती है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, अब इसमें ये और प्रॉब्लम आती है हंगर मतलब भूखमरी, कि लोगों के पास खाना ना हो। अगर खाना ही नहीं होगा, मतलब फूड मतलब नहीं मिला अगर किसी को, तो वो क्या हो गई, वो भूखे रह गए तो क्या होगा, हंगरनेस फैलेगी। और हंगर होती क्या है, हंगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारा इंडिकेट ही करती है कि हाँ मतलब भूखमरी है, इसकी वजह से लोग क्या हो गए, फूड इनसिक्योर हो गए। ठीक,
ये किसकी वजह से होता है? गरीबी की वजह से होता है। आखिर आपकी जेब में पैसा होगा तो आप क्यों नहीं खाओगे खाना, आप आराम से जाके खा लोगे। लेकिन आपकी जेब में पैसा ही नहीं है ना, तभी तो आप बहुत ज्यादा हंगर से झेल रहे हो। तो ये वाली भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। और हमें अभी इसको भी रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। और अगर आप उसको हमारे एसडीजी गोल को देखोगे ना, उसमें भी हमने इसको टारगेट रख रखा है। फर्स्ट है हमारा नो पॉवर्टी एंड सेकंड है हमारा जीरो हंगर। ठीक, पहले गरीबी हटाओ, फिर दूसरा हंगर हटाओ, ठीक। तो ये हमारे एसडीजी गोल में भी, आप आंसर में भी लिख सकते हो, ठीक। चलो आगे। अब हमारे टाइप्स ऑफ हंगर, टाइप्स ऑफ हंगर में दो टाइप के हंगर हमने देखे हैं, एक है हमारा क्रॉनिक हंगर और एक है सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर में क्या होता है कि एक लंबे समय से ही आपको क्वांटिटी भी नहीं मिल पा रही अपने डाइट के हिसाब से, ना ही क्वालिटी मिल पा रही है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है या कोई भी है, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि चाय की दुकान में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, ठीक। मान लो वो 2 या 3 रोटी खाता है अगर वो एक टाइम पे, और एक लंबे समय से ही उसको 2 रोटी नहीं मिल पा रही, उसे एक ही रोटी मिल पा रही है, तो क्वांटिटी कम है। दूसरी बात कि उसके साथ साथ उसको सब्जी भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो चाय की दुकान पे काम करे तो वो चाय से रोटी खा लेता है क्योंकि उसे सब्जी ही नहीं मिलती। तो ये भी क्या है, क्वांटिटी भी नहीं मिल रही, क्वालिटी भी नहीं मिल रही है, सब्जी मिल ही नहीं पा रही है। तो क्या होगा, वो क्रॉनिक हंगर हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसे क्यों आखिर उसे नहीं मिल पा रहा? तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो लो इनकम वाली सिचुएशन में है। किस सिचुएशन में हमारी? लो इनकम। लो इनकम की वजह से क्या, वो इनेबल है खाने के लिए, अपना खाना खरीद ही नहीं पा रहा, ठीक। इसके अलावा एक और दूसरा हंगर कौन सा होता है हमारा? सीजनल हंगर। सीजनल हंगर मतलब होता है, ये हम इसको बोल सकते हैं कि रेगुलर है, मतलब लंबे समय के लिए है, ठीक। और ये सीजनल हंगर मतलब होता है कि नॉर्मली तो वो बंदा हंगर नहीं होता, मतलब भूखा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको हंगरनेस फेस करनी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो ये होते हैं, जैसे कि हमारे जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ हमारा जो ग्रो करते हैं क्रॉप्स वगैरह और हार्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो इस टाइम पे उनके पास काम होता है अच्छा खासा, और इस टाइम पे वो अर्न कर रहे हैं, तो वो अपना खा पी रहे हैं आराम से। लेकिन अगर मान लो जिस टाइम पे उनके पास काम ही नहीं है, साल के 6 महीने मान लो अगर उनको घर पे बैठना पड़ रहा है, और उस ड्यूरेशन में उनके पास कैटल भी नहीं है, छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास कोई अलग से ऑल्टरनेटिव काम नहीं है, तो वो उसकी वजह से भी उनको क्या हो सकता है, सीजनल हंगरनेस फेस करना पड़ सकता है। अगर आप शहर में देखोगे बहुत सारे, मतलब अगर आप बहुत सारे उसमें देखोगे, अर्बन एरियाज में देखोगे, तो वहां पे जो कैजुअल लेबर्स होते हैं उनके साथ भी तो यही होता है। अगर उनके पास पैसा होता है, मतलब अगर उनको आज की दिहाड़ी मिल गई, काम मिल गया, तो वो खाना खाएंगे, 200-300 रुपए जो भी उनको दिहाड़ी मिलती है उसमें वो खाना खा पाते हैं एक दिन में, क्योंकि सिर्फ एक बंदा नहीं होता ना, पूरा फैमिली होती है। अगर नहीं मिल पाई जिस दिन उनको काम ही नहीं मिल पाया, 2-4 दिन अगर वो बीमार हो गए, नहीं मिल पाया, तो क्या हो गया, वो सीजनल हंगर हो गए, ठीक। अगर एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम के बीच में बहुत सारे लोग सीजनल हंगर का फेस करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था ना कि हाँ, जैसे आपके ये होते हैं मूंगफली बेचने वाले अंकल, ठीक। तो मूंगफली बेचने वाला तो ठंड का काम है, मतलब गर्मी में अगर वो कोई काम उनको नहीं मिल पाया तो क्या होगा, तो गर्मियों में उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी कभी ना कभी ऐसी फेस कर सकते हैं वो, कि उनको सीजनल हंगर फेस करना पड़े। या तो उनके पास इतनी सेविंग हो, अगर वो थोड़े से रिच होंगे या थोड़े से सही अच्छा अर्न करते होंगे, तो वो थोड़ी सी सेविंग कर लेंगे। बट अगर उनके पास नहीं हुआ तो कोई भी सिचुएशन आ सकती है कि वो सीजनल हंगर भी फेस करे, ठीक। चलो नेक्स्ट। अब क्या है, इंडिया जो है बेटा वो सेल्फ सफिशिएंट। देखो अब इंडिया में ना, पहले जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे पास हम सारा जो हमारा जो ये फूड होता था, हम क्या करते थे, उसे इम्पोर्ट करते थे, सारा तो नहीं बट कुछ हद तक हम इम्पोर्ट करते थे अपने फूड को, ठीक है। जैसे कि हम गेहूं चावल वगैरह मंगाते थे यूएसए से, और भी बहुत सारी कंट्री से हम मंगाते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी ना, कि जब हमारी दो मतलब वो हुई थी, वॉर हुई थी, आपको जैसे पता होगा 1960 में हुई थी हमारी इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1962 में हुई थी इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था ना, बहुत ज्यादा वॉर हो गई। अब हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो हम खाना मतलब बना भी रहे थे, मतलब अपने यहाँ पे जो मतलब थोड़ा सा ग्रो कर भी रहे थे, तो हमने वहां पे अपने रिसोर्सेज को हटा के हमने सारे डिफेंस में लगा दिए। और उस टाइम पे सिचुएशन थी कि हम अपनी कंट्री को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, कुछ ही टाइम हुआ था। तो सोचो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ कि हमें उस टाइम पे, और चाहे मतलब जो हमारा जो ये है, एक तो हम लड़ाई फेस कर ही रहे हैं, हमारी लड़ाई भी हो रही है कभी पाकिस्तान से कभी चाइना से। और हमने जब इंपोर्ट के लिए हमने अमेरिका से बात करी, तो अमेरिका ने उस टाइम पे जो फूड देने की बात करी थी, जो ग्रेन्स देने की बात करी थी, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के थे। इतनी पुअर क्वालिटी के लिए थे कि उसे जानवर भी ना खाए, और वो हमें ऑफर कर रहे थे। तो जिसकी वजह से, और हमारे पास उस टाइम पे इतना फंड भी नहीं था कि हम किसी और से मांग लें या चीजें कर ले। तो इसलिए वहां पर भी ना, पता है हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमें बोला था कि मतलब उन्होंने पूरे देश को फास्टिंग करने के लिए बोला था। उसी टाइम पे हमारे पास एक और ऑप्शन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्या ऑप्शन आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन।
तो हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो थे उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर वर्क करना चाहिए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि हमें ये जो है प्लांट हमारे कैसे होते हैं, ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, इसमें हरित क्रांति लेके आए। इसका मतलब ये कि हम मतलब कुछ इसमें टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि HYV सीड्स यूज करेंगे और अच्छे से इसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर डालेंगे और अच्छे से इरिगेशन करके हम क्या करेंगे, अपनी खेती करेंगे। जिस खेती की वजह से क्या होगा, हमारी सॉरी हाँ, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा, मैंने बता दिया उसमें HYV सीड्स यूज हुए थे, उसमें हमारे फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे, ये सब चीजें यूज हुई थी। ठीक, अब ग्रीन रेवोल्यूशन से उस टाइम पे देखो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉब्लम भी थी, बट अभी हमने प्रॉब्लम पे नहीं फोकस किया। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था हमारी हमारी एग्रीकल्चर, कि हम अपने एग्रीकल्चर में ऐसे हम अपना सेल्फ सफिशिएंसी ले आए, फूड मतलब एटलीस्ट इतना तो फूड गैस हम अपने यहाँ पे उगा ले ताकि हमारे यहाँ के जो सिटीजन है वो खा पाए। तो इसलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। और ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हमारा हुआ क्या कि जो प्रोडक्शन थी, जो व्हीट और राइस की जो हमने प्रोडक्शन करी, वो इतनी अच्छे से प्रोडक्शन हुई HYV सीड से कि हमने जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे हमने डबल ट्रिपल हमने उगा लिया। ठीक, इसकी वजह से सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जहां हम डेफिसिट कंट्री थे वहां पे हम सरप्लस कंट्री बन गए। डेफिसिट कंट्री मतलब जब वहां पास कमी थी किस चीज की, और सरप्लस मतलब अब आपके पास इतना आ चुका है कि आप दूसरों को भी दे सकते हो, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये आया था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगी। ठीक, चलो अब देखो, अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन तब से लेकर अभी तक इतना इसने अच्छा रोल प्ले किया है कि इसकी वजह से हमारा जो स्टार्टिंग में आता है कोई चीज, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम कोई नया कपड़ा भी लेके आते हैं या कोई भी चीज नहीं लेके आते तो हम क्या लेके आते हैं, छोटी क्वांटिटी में लेके आते हैं ना, ताकि हम उसको यूज करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, मतलब हम उसको ठीक कर लें, या तो मतलब हम चेंज कर दे प्रोडक्ट, और ना हो प्रॉब्लम तो हम उसे फिर कंटिन्यू करें, नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा ले लेंगे। तो ऐसे ही हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन भी किया तो हमने क्या किया, हमने पहले सिर्फ इसको हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा ग्रो किया था, क्योंकि वहीं पे हमारी इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रिवर जाती थी, तो इसलिए वहां पे इरिगेशन की कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले उन्हीं एरियाज में लगाया, और जिसकी वजह से हमारा बहुत सेल्फ सफिशिएंसी आ गई, तो इसलिए हमने उसको बाकी स्टेट्स में भी लगा दिया। और रिसेंट अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखो, ये यूपी और एमपी में क्या हुआ, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है अभी 2020 से लेकर 2021 के बीच में। ठीक, और देखो टोटल जो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन हुई थी वो भी कितनी हुई थी, 310 मिलियन टन हुई थी। और जो पिछली जो अब उसके नेक्स्ट ईयर जो हुई है हमारी 21-22 में 315 मिलियन टन हुई है। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि हाँ, जैसे जैसे हमारी अब ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर हमने अब पहले से एक ही स्टेट्स में आया था, ठीक है, उसके बाद फिर ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको अपना लिया गया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आए थे। ठीक, देखो ठीक, अब देखो बेटा, अब है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि अब इंडिया के अंदर हमने फूड सिक्योरिटी कैसे क्या अचीव करी। अभी मैंने सबको एग्जांपल दिया ना ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसी की वजह से इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। और जो सेल्फ सफिशिएंट बन गया है फूड ग्रेन्स में, वो अभी से नहीं, ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर से हम बन चुके हैं। ठीक, अब बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्रॉप जो है हम ऑल ओवर द कंट्री हम ग्रो करते हैं। अब हम क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं, तो हमने क्या किया, हमने 2 सिस्टम स्टार्ट किए थे उस टाइम पे। एक हमने स्टार्ट किया बफर स्टॉक, और एक हमने स्टार्ट किया है अपना पीडीएस सिस्टम। अब बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक का मतलब होता है कि देखो, अभी आपके घर में भी क्या होता है, मम्मी हमेशा स्टॉक में रखती है ना सामान, ताकि अगर कभी खत्म हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी एक साबुन खत्म हो रहे तो जा रहे हो आप लेके आ रहे हो, एक पेन खत्म हो गया आप जाके ले आ रहे हो, नहीं, आप हमेशा साल के स्टार्टिंग में मम्मी क्या करती है, या महीने के स्टार्टिंग में क्या करती है, हमेशा राशन भरवा लेती है घर में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक में रख लिया। तो ऐसे ही हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक बनाती है। तो बफर स्टॉक जो होता है वो कैसे होता है, बफर स्टॉक वो फूड ग्रेन्स होता है जैसे कि व्हीट एंड राइस, जो हमारा कौन खरीदती है, मैंने गवर्नमेंट बताया, वो गवर्नमेंट अब खुद से गवर्नमेंट तो उसने गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी है तो वो किसी ना किसी पर्सन को ही तो ये काम देगी। जैसे मम्मी ने भी अगर राशन लाने के लिए ड्यूटी दी होती है, वो बच्चों को दी होती है कभी कभी, या मतलब उनके हस्बैंड को दी होती है, घर में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको उनको दी होती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी किसको दे रखी है, एफसीआई को दे रखी है। किसको दे रखी है, एफसीआई। एफसीआई का मतलब है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वही जो है वो फूड प्रोक्योर करके रखता है। कौन सा फूड, सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं, हम रोज एक स्टेपल फूड खाते हैं, या तो व्हीट या तो राइस, ठीक, या तो कभी कभी दोनों खाते हैं। तो हमने क्या किया, इसका बफर स्टॉक बना के रखा।
ठीक, जहां पे भी हमारा सरप्लस में, जहां पे भी जिस स्टेट में सरप्लस में है वहां से लेकर हम एक बफर स्टॉक हमेशा बना के रखते हैं। और जो बफर स्टॉक है, अब मतलब किसी से तो खरीदते ही होंगे ना ये स्टॉक भी, तो किससे खरीदते हैं? फार्मर से खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फार्मर्स ने इसको ग्रो किया है। तो फार्मर से जब हम खरीदते हैं तो एक हम पैसे भी तो देंगे उन्हें, हम बिल्कुल फ्री में थोड़ी खरीद लेंगे। जब हम पैसे देंगे उन्हें, तो उन्हें जो जिस रेट पे दिया जाता है, जैसे कि अगर हमने उनसे खरीदा, जैसे गवर्नमेंट ने अगर उनसे मतलब राइस खरीदा या व्हीट खरीदा, तो जैसे व्हीट उन्होंने कितने पे खरीदा, 20 रुपीज पर केजी खरीद दिया, तो 20 रुपीज जो होगा वो क्या होगा, वो एमएसपी होगा। क्या होगा वो? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, अगर गवर्नमेंट खरीदती है तो। और वही राइस जो होगा, वो राइस अगर वो 30 रुपीज पर केजी खरीदती है, तो राइस का प्राइस क्या हो जाएगा? एमएसपी हो जाएगा 30 रुपीज। ठीक, दिस इज कॉल्ड बफर स्टॉक। ठीक है, अब देखो बेटा, अब बफर स्टॉक तो बना लिया हमने। अब इसके अलावा हमारा क्या है, पीडीएस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। पीडीएस सिस्टम में क्या है, हमारे इंडिया में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, सबको पता है। ठीक है, बहुत सारे आपको अभी भी पुअर पीपल्स दिख जाएंगे, और मैंने अभी बताया भी कि बहुत सारे स्टेट्स भी ऐसे हैं जो बैकवर्ड है, तो इसकी वजह से बहुत सारे पुअर पीपल है। इतने सारे पुअर पीपल के लिए उन्होंने क्या किया, पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया। पीडीएस सिस्टम में क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको क्या दिया जाता है, राशन दिया जाता है। ठीक है, आपको पीडीएस इतना भयंकर नाम नहीं पता होगा, लेकिन राशन तो सबको पता होगा ना। राशन में क्या होता है, राशन में हमारा जो होता है व्हीट और राइस, और कब पहले तो पता है किरोसिन ऑयल तक भी दिया जाता था। ठीक, तो पीडीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी एक पहले शॉप होती है, उस शॉप का नाम क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप के थ्रू एक सेट किया जाता है, जिसको हम राशन शॉप भी बोलते हैं। उसको जो अभी मैंने बताया ना एफसीआई, ये एफसीआई जो क्या करती है, वो छोटी छोटी जो राशन शॉप होती है उनको सामान भेज देती है। ठीक है, तो वो जो राशन का जो शॉप्स होती है वो सामान खरीद लेती है, वो जो मतलब ले आते हैं उनके बफर स्टॉक से, और ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। पीडीएस का मतलब क्या है, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो राशन शॉप जो होती है वो छोटे छोटे जो गरीब लोग आते हैं उनके पास, उनको राशन कार्ड एक बनवाया जाता है। उस राशन कार्ड के बेसिस पे उनको क्या दिया जाता है, उनको राशन दिया जाता है। ठीक, और राशन कार्ड भी 3 टाइप के होते हैं, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, देखो, हाँ, तो the food prepared by the FCI is distributed through the government regulation ration shops among the poorer section of the society. ठीक, this is called the public distribution system and ration shops are now present in the most localities. आपको भी अपने एरिया का पता होगा, सब लोग अपने अपने एरिया का राशन का जो राशन शॉप है ना, उसकी एरिया लिख देना, पता चले ना कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, एमएसपी। एमएसपी का मैंने मतलब बता दिया, एमएसपी तो फिर से बता देती हूँ एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमएसपी वो प्राइस होता है, जैसे फार्मर जब फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो अब उनके ना एमएसपी ना दोनों को बेनिफिट करता है। ये फार्मर को लिए भी बेनिफिशियल होता है और गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फार्मर के लिए क्या बेनिफिट होता है कि फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब फार्मर के लिए ना पहले एक रेट डिसाइड कर देते हैं। जैसे मान लो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हो, हमेशा याद रहेगा। आप मम्मी से, जब भी मम्मी आपसे कोई काम कराते हैं, जैसे सफाई करानी है या बाहर से कभी कोई सामान लेके आना है, तो आप क्या मानते हो, हमें कमीशन देना पड़ेगा, आपको कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे हमें। तो मम्मी 5 रुपए या 10 रुपए डिसाइड कर देते हैं कि ठीक है, अगर कोई काम करोगे तो 5 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे ही एमएसपी भी होता है। एमएसपी नॉर्मली, ये तो चलो ऐसा वाला मतलब मैंने वो दिया आपको एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे क्या पहले से डिसाइड कर दिया ना मम्मी ने, तो एमएसपी भी जो होता है ना, ये भी क्या होता है ना, पहले से डिसाइड हो जाता है कि अभी खेती करी भी नहीं है फार्मर्स ने, अभी हमारे फार्मर्स की खेती करने से पहले ही एक प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है कि जब फार्मर्स वो खेती कर लेंगे, और अगर वो जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर फार्मर से वो लेना चाहती है, मतलब अगर वो फूड ग्रेस खरीदना चाहती है, तो वो इसी रेट पे खरीदेगी, ताकि बाद में फिर वो मोल झोल ना करना पड़े कि अरे नहीं भैया हमें इतने में चाहिए, उतने में चाहिए। दिस इज कॉल्ड एमएसपी। जैसे मम्मी ने भी आपसे पहले से, अगर मम्मी को पता है कि अगर मम्मी को आपसे काम करवाना है तो मम्मी को इतना प्राइस पे करना पड़ेगा आपको, सेम लाइक एमएसपी। ठीक, अब आप सोचोगे क्या जरूरी है फार्मर्स को सारा मतलब अपना राशन वाशन जो होता है वो गवर्नमेंट को बेचना होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो बाहर भी किसी को बेच सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर बेचेंगे तो उसका जो प्राइस होगा वो एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि वो प्राइस जो इससे कम में तो कोई नहीं खरीदेगा, इससे ज्यादा में खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि एमएसपी से ऊपर कोई नहीं खरीद सकता। अगर आप बाहर किसी को बेच रहे हो, मतलब अगर मान लो आप ए पार्टी हो और अगर आप मुझे बेच रहे हो, मैं बाहर प्राइवेट सेक्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, तो आप मुझे 40 रुपीज केजी भी बेच सकते हो अपने राइस, जबकि गवर्नमेंट से तो 30 रुपीज डिसाइड हुआ था, लेकिन आप मुझे कितने में खरीद बेच सकते हो, 40 रुपीज में भी बेच सकते हो। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। समझ में आ गई? हाँ, और एमएसपी में हमारा सब कुछ इंक्लूड होता है कि उसकी जो फूड ग्रेन्स को खरीदने का जो वो था, वो वाली कॉस्ट भी, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई वो सारी वो भी, और स्टोरेज कॉस्ट भी, तो ये सारी चीजें इंक्लूड कर ही हमारा एमएसपी डिसाइड होता है। अब देखो बेटा, एमएसपी में भी ना कुछ प्रॉब्लम्स है।
कि नॉर्मली तो अच्छा है कि चलो ऐसा डिसाइड हो जाता है पहले से ना, आपको कंफ्यूजन, आप भी मम्मी का काम करने से पहले सोचते हो कि हाँ चलो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है, एमएसपी की वजह से क्या होता है ना, सिर्फ अब एमएसपी ना सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं मिलता है, एमएसपी ना सिर्फ कुछ लिमिटेड ही गुड्स पे मिलता है। तो जिन लिमिटेड गुड्स पे मिलता है, मतलब वैसे देखा जाए तो मुझे भी याद नहीं आ रहा कितने क्रॉप्स पे था, लेकिन शायद 22 या 23 क्रॉप्स होती है उनके ऊपर हमें एमएसपी मिलता है, जिसकी वजह से अगर 22 ही क्रॉप से मिलता है तो सोचो अब बाकी जो लोग होंगे वो वाले ही क्रॉप्स उगाएंगे जिसमें एमएसपी मिले उन्हें, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मान लो अगर वो मार्केट में गए उन्हें कम पैसे मिले फिर, तो इसलिए वो हमेशा जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली उन्हीं चीजों पे वही प्रोडक्शन करते रहते हैं जो हमारा एमएसपी जिसपे मिल रहा होता है गवर्नमेंट को, और अदरवाइज वो नहीं मतलब उगाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं हमें इससे ज्यादा वो मिलेगा, तो इसलिए वो नहीं खरीदते। तो ये रीजन है। तो इसमें एमएसपी वाली जो चीज है वो हमारी ये चीज होती है। तो इसलिए एमएसपी एक प्रॉब्लम भी कर देता है कि लोग जो होते हैं सब बार बार हमेशा एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, जैसे कि राइस पे, व्हीट पे या और 2-4 प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि इस पे एमएसपी मिलता है, रेगुलर मिलता है और हमारा क्या बोलते हैं ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो इस वजह से भी वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। तो और इसकी वजह से क्या होता है ना, बार बार आप खेत के ऊपर एक ही फसल उगाते जाओगे उगाते जाओगे उगाते जाओगे, तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, आपका जो फर्टिलिटी होती है वो भी लूज हो जाती है। जैसे आपको मम्मी रोज एक ही खाना खिलाए तो आप बोर हो जाते हो ना, चाहे भले ही वो आपका फेवरेट खाना ही क्यों ना हो। उसी की तरह से अगर आप एक ही लैंड पे सेम खेती बार बार करते रहोगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो ही लूज हो जाती है, भले उसका फेवरेट चीज क्यों ना हो। ठीक, इसकी वजह से हमारा देखो अब बार बार एक ही खेती कर रहे हो, मानो आप राइस की खेती बार बार कर रहे हो, तो राइस की खेती में बहुत सारा पानी लगता है, तो बहुत सारा पानी आप कहाँ से लेके आओगे, आप तो ट्यूबवेल लगाते हो, ट्यूबवेल से हमारे जो धरती के नीचे पानी होता है उससे बाहर आता है, जो बाहर धरती के नीचे से जो पानी होता है वो बाहर आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है हमारा टेबल, वाटर टेबल जो होती है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। ठीक, दूसरी बात हमारे एग्रीकल्चर जो होती है हमारी डेवलपमेंट वो सस्टेनेबल भी तो नहीं रहती ना, क्योंकि एक जब आप लंबे टाइम से सेम खेती करते रहोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, तो आप नेक्स्ट टाइम उसे कर भी नहीं पाओगे क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ही लूज हो गई, वो बंजर बन जाएगी एक टाइम के बाद। ठीक, चलो अभी मैंने पीडीएस सिस्टम आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट हमारा एफसीआई जो होता है वो परचेज करता है। ठीक, अब देखो बेटा, राशन शॉप जो होती है उसको हम फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं। इनमें बहुत सारी चीजें दी जाती है, जैसे कि हमारी फूड ग्रेन, शुगर और केरोसिन ऑयल। ठीक है, यहाँ पे केरोसिन ऑयल था, केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो आज हम हमारे आराम से गैस ऑन कर लेते ना, नहीं पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग स्टोव पे खाना बनाते थे, स्टोव पे खाना बनाने के लिए केरोसिन ऑयल लगता था, इसलिए जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे केरोसिन ऑयल भी देती थी। ठीक है, लेकिन अब ये केरोसिन ऑयल तो हट गया, क्योंकि अब तो हमारी वो जो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे गरीबों को हमारा गैस चूल्हा बांट दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये इनको खेती तो करनी नहीं पड़ रही है, मतलब सॉरी, इनको चूल्हे पे तो गैस पे तो वो चूल्हे पे खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, वो डायरेक्टली गैस पे बना ले रहे हैं, स्टोव पे बनाना नहीं पड़ रहा, तो स्टोव पे बनाना नहीं पड़ रहा तो केरोसिन की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम एलपीजी गैस का यूज कर लेते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, तो इसलिए अभी भी लेकिन फूड ग्रेन्स और शुगर तो देती है, और कहीं कहीं पे तो आपके वो भी देती है, जैसे कि कोर्स ग्रेन्स भी देती है, जैसे कि आपके चने मिलते हैं, कहीं दालें भी मिलती है। ठीक, तो ये सब चीजें भी दी जाती है। अब देखो कि राशन शॉप जरूरी ही क्यों है, क्यों हम राशन शॉप खोल रहे हैं और ये सब चीजें हो रही है। देखो राशन शॉप की अगर मैं देखूं जाए तो फायदा क्या होता है, एक तो है फूड जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर कर पाते हैं। ठीक, दूसरा है कि कंट्रोल कर पाते हैं हम प्राइसेस, क्योंकि देखो मार्केट इसमें देखो राशन शॉप खोलने से क्या होता है ना, आपको सबको पता होगा राशन शॉप पे क्या होता है, प्राइस जो लिए जाते हैं वो कम लिए जाते हैं। राशन शॉप का क्या बेनिफिट है, मैंने बताया था कि हाँ हमारा एफसीआई जो है वो राशन शॉप पे भेज देता है, और लेकिन राशन शॉप से जो लोगों को जो दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो लो कॉस्ट पे किया जाता है, तभी तो बेनिफिट है उनको। अगर लो कॉस्ट पे नहीं किया जाएगा, अगर सेम कॉस्ट पे होगा तो राशन शॉप होने और ना होने का क्या ही फायदा है। तो इसमें लो कॉस्ट पे किया जाता है। अगर बाहर मार्केट में आपको अगर 30 रुपीज केजी अगर आपको चावल मिल रहे हैं, तो राशन शॉप पे आपको 2 या 3 रुपए केजी मिल रहे होंगे या 5 रुपए केजी मिल रहे होंगे, तो ऐसा कुछ प्राइस। तो इसकी वजह से जो मार्केट में जो प्राइसेस है वो क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो पाते हैं, जो गरीब लोग हैं वो इजीली यहाँ से खरीद के खा पाते हैं। ठीक, दूसरी बात ये है प्रिवेंट द होर्डिंग। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो होर्डिंग करने लग जाते हैं। होर्डिंग मतलब क्या करना होता है, इकट्ठा करके रख लिया कि जब वो सामान महंगा होगा ना तब बेचेंगे। तो अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जब एकदम से आप कभी कभी देखते हो ना कि हाँ प्याज जो है वो बहुत महंगा हो गया, तो उसका वन ऑफ द रीजन भी यही होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ प्याज की खेती कम हुई इसलिए महंगा हुआ है, कभी कभी प्याज की खेती चलो कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, होर्डिंग भी करने लग जाते हैं कि चलो अब कम हो गई है उसकी चीज, मतलब अगर 100 किलो उगना चाहिए तो 100 किलो की जगह अगर वो 80 किलो उग रहा है, तो जो हमारे जो बीच की जो इंटरमीडिएट होंगे ना वो 30 केजी भी अपने पास रख लेंगे, तो मार्केट में कितना पहुंचा 50 केजी। अब लोग की रिक्वायरमेंट तो 100 केजी है, तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं।
तो इसकी वजह से भी एक होर्डिंग हो जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाते हैं मार्केट में तब ये लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं धीरे धीरे, जिनकी वजह से इनको बेनिफिट होता है। तो कभी कभी आप सुनते भी हो कि जब प्राइस राइज होते हैं ऐसे हमारे प्याज व्याज के, तो क्या होता है, न्यूज में आने लग जाता है कि यहाँ छापा मारा गया, यहाँ बहुत सारा प्याज मिला हमें। तो ये इस होर्डिंग के अगेंस्ट में फिर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो एक्शन लेती है। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। कि जब वो एक तो होर्डिंग मतलब इकट्ठा करके रखना, और ब्लैक मार्केटिंग मतलब उसको बाद में ब्लैक में बेच देना, मतलब ज्यादा पैसों में जाके मार्केट में बेच देना। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। उसके बाद क्या होता है, अब देखो, तो इन सबसे बचाती है हमारी राशन शॉप्स, क्या होती है, बचाती है, क्योंकि उनको पता है कि सस्ते दामों में मिल ही जाएगा, तो इसलिए लोग फिर उसकी होर्डिंग नहीं करते। ठीक, एक और एग्जांपल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर सब्सिडाइज गुड्स। कि राशन शॉप से क्या होता है, सब्सिडाइज गुड्स, वही मतलब मैंने बताया ना आपको कि गवर्नमेंट भले उनसे 20 रुपीज पर केजी पे खरीद लिया है, लेकिन जो लोगों को मिलता है वो बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है, जैसे 2 रुपीज या 3 रुपीज पर केजी, उसको हम बोलते हैं सब्सिडाइज गुड्स मिल रहे हैं। ठीक, और इसका नेक्स्ट है कि हमें सपोर्ट होती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सपोर्ट करते हैं राशन शॉप। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको, कोविड-19। सोचो कोविड-19 में क्या था, बहुत सारे लोग का काम छूट गया था, गरीब हो गए थे, और बहुत सारे लोग तो जो पहले से गरीब थे वो और ज्यादा ही गरीब हो गए थे, वो और पुअरेस्ट कंडीशन पहुंच गए थे। जो जस्ट अबाउट द हमारी पॉवर्टी लाइन से, वो भी हमारे जस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन आ गए थे। तो ये इमरजेंसी जो कोविड-19 की सिचुएशन थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने इसी राशन शॉप्स के थ्रू हमारी पीएम कल्याण योजना के तहत बहुत सारा राशन फ्री में बांटा था, और डबल से ट्रिपल डबल क्वांटिटी कर दी गई थी। अगर पहले वो 35 केजीज बांटे थे, तो 70 केजीज मिलने लग गया था, ताकि लोग आराम से खा पी सके इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक, और यही राशन शॉप जो होती है वो हमारी जब क्लैमिटी वगैरह भी आती है उसके टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक, अब देखो, अब ये तो मैंने बता दी कि राशन शॉप्स क्यों जरूरी होती है, लेकिन राशन शॉप्स कब आई थी हमारे इंडिया में, कब से इनकी स्टार्टिंग हुई, कब इनकी जरूरत महसूस हुई। तो देखो, इसकी जो जरूरत महसूस हुई थी वो 1940s में ही हो गई थी। 1940s में मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, बंगाल में फेमाइन आया था जिसमें 30 लाख पीपल्स मर गए थे फेमाइन की वजह से। इसकी वजह से ही हमारा जो ये था, सब लोगों ने सोचा था गवर्नमेंट ने बैठी कि हाँ हमें राशन शॉप की बहुत जरूरत है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भूखमरी से ना मर जाए। ठीक, और दूसरा एक जो इसकी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई वो 1960s में आ गई। 1960s में क्यों आई थी, मैंने अभी आपको बताया था, 2 वॉर हो गई थी, एक हमारी इंडिया चाइना से हुई थी और दूसरी हमारी इंडिया पाकिस्तान से हुई थी, जिसकी वजह से भी हमारे पास बहुत ज्यादा क्रॉप जो थे वो कम थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारे राशन शॉप एकदम से बहुत ज्यादा आ गई। ठीक, अब देखो पीडीएस सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब देखो हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है पीडीएस सिस्टम में। तो देखो पीडीएस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि कभी कभी क्या होता है ना, नॉर्मली पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ पीडीएस सिस्टम बता दूं, लास्ट में बताऊंगी पीडीएस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। देखो अब टाइप्स ऑफ पीडीएस सिस्टम में क्या है ना, कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सिस्टम के तहत क्या होता है कि 3 टाइप से लोगों की इकोनॉमिक कैटेगरी की बेसिस पे ये बांट रखा है। जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, एक है बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एक है अबव पॉवर्टी लाइन। इन तीनों में क्या है ना, अलग अलग टाइप के जो गरीब होते हैं, अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं उनके बेसिस पे इनको बांटा जाता है। ठीक, तो ये क्या है, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना में क्या होता है कि ये सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को बांटा जाता है। किसको दिया जाता है ये अंत्योदय अन्न योजना, किसके लिए, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे ज्यादा गरीब है। ठीक, तो सबसे ज्यादा गरीब है तो इनको सबसे ज्यादा सस्ता मिलेगा। जैसे कि राइस जो होता है इनको कितने में मिलता है, वो 3 रुपीज पर केजी में मिलता है। व्हीट जो होता है वो कितने में मिलता है, वो 2 रुपीज पर केजी में मिलता है। और कोर्स ग्रेन जो होते हैं वो इनको 1 रुपीज पर केजी में मिलता है। ठीक, और मंथली एंटाइटलमेंट कितनी होती है, मतलब अगर एक फैमिली में अगर आपके 5 लोग है, 10 लोग है, जितने मतलब लोग हैं, मंथली एंटाइटलमेंट पर फैमिली कितना होता है, 35 केजीज होता है। कितना होता है, 35 केजी की 35 केजीज उनको मिल जाएगा। तो ये क्या है, अंत्योदय अन्न योजना। उसके बाद क्या बेटा, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन मैंने आपको बताया था कि एक लाइन होती है जो उससे ऊपर इनकम कमाते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन में आता है, जो उससे नीचे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं। इनको जो होता है, लेकिन इनकी कंडीशन इनसे ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए इनको जो राइस मिलता है उनको कितने में मिलता है, 5 रुपीज 5.65 पर केजी पे मिलता है इनको, मतलब 5 रुपए 65 पैसा के पर केजी के हिसाब से इनको राइस मिलता है। व्हीट जो इनको मिलता है वो 4 रुपीज 1.5 पैसा पर केजी के हिसाब से मिलता है। ये जो प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली वेरी भी कर सकता है स्टेट और सेंट्रल सब्सिडी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर स्टेट इसमें ज्यादा और सब्सिडी भी दे दे, मतलब अगर ये तो इन्होंने ओवरऑल रेट डिसाइड करके रखे हैं, लेकिन अगर कोई स्टेट जो है उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा गरीबी है, ज्यादा कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है, तो वो हो सकता है राइस के प्राइस और कम करके 4 रुपीज पर केजी कर दे, व्हीट के प्राइस और कम करके 3 रुपीज पर केजी कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अब क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन जिनकी कंडीशन इन दोनों से ही अच्छी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, राइस जो होता है वो 6.6 रुपीज 10 पैसा से लेकर 8 रुपए 30 पैसा तक के बीच में कोई प्राइस डिसाइड किया जाता है, उसके ऊपर मिलता है। व्हीट जो मिलता है इनको
वो हमारा मिलता है 4.6 रुपीज 4 रुपीज 60 पैसा से लेकर 6 रुपीज 10 पैसा पर केजी के हिसाब से मिलता है। इनके प्राइस जो होते हैं वो हायर होते हैं इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन जो है वो इन दोनों से अच्छी है इसीलिए। ठीक, अब देखो बेटा, पहले जी अब ये गवर्नमेंट स्कीम के तहत मैं थोड़ा बताती हूँ कि देखो गवर्नमेंट स्कीम ये जो मैंने अभी आपको बताई, अंत्योदय योजना, अन्य योजना, बिलो पोर्टलैंड, अवर पोर्टलैंड, ये कैसे आया था, तो हमारा पीडीएस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ था, अभी मैंने हिस्ट्री बताई ना। अब देखो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। पहले पीडीएस के नाम से आया और 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ और यूनिवर्सल कवरेज था, मतलब सबको ही दिया जा रहा था, सारे लोग इसके तहत ले रहे थे। तो इतने रुपीज केजी पे हमारा व्हीट और राइस हमें मिल रहा था। फिर क्या है, रिवैम्प करके फिर से लेके आया गया। तो ये 1992 से पहले किया गया था, 1992 के टाइम पे किया गया। इनमें जो था, जो हमारा कवरेज जो था वो बैकवर्ड ब्लॉक्स जो थे उनको सेट कर दिया गया कि कुछ जो बैकवर्ड पीपल थे उनको दिया जाएगा। इसमें कितना जो वॉल्यूम ऐड किया गया था वो कितना था, 20 kg ऑफ द फूड ग्रेन तय किया गया था और इसका इशू प्राइस क्या था, वो ये था। फिर उसके बाद हमारी टीपीडीएस आई और टीपीडीएस के तहत हमारी ये तीन हमने ये 1, 2 एंड इसमें बांटी थी, तो अन्य योजना और ये एपीएल और ये बीपीएल, इसके तहत हमारी बांटी गई थी। तो इसमें क्या था, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। हाँ, तो देखो पहले इसमें तीन कैटेगरी बनाई, पुअर एंड नॉन पुअर, बीपीएल और एपीएल। ठीक है, 1997 में जाके लॉन्च हुआ, 35 kg सेट हुआ और ये इसका रेट था। तो जो अन्य योजना में बता चुकी कि 2000, लेकिन ये कब आया था, 2002 में आया था। 35 kg दिया गया और 2 और 3 रुपीज सेम दे रखा है, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर ये एपीएस देखो, एपीएस में क्या हुआ, हमारा ये 2000 में स्टार्ट किया गया। ये इंडिजिनस सीनियर सिटीजन जो थे उनको दिया जा रहा था, 10 kg दिया जा रहा था फूड ग्रेन, और इनका इशू प्राइस क्या था कि उन सीनियर सिटीजन के लिए था, तो ये हमारा क्या था, फ्री दिया जा रहा था। फिर हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया जो हमारा 2013 के तहत आया। और अब जो प्रायोरिटी है, मतलब किसको दिया जा रहा है, तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर जिनको जरूरत है, जो सच में गरीब है, उन लोगों को दिया जा रहा है। और 5 kg पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से डिसाइड हो चुका है। अब जो ये वाला सिस्टम है ये थोड़ा सा हट गया है। अब ज्यादातर हमारा ये वाला सिस्टम जो है वो ज्यादातर एरिया में यही वाला सिस्टम चलता है कि पर पर्सन पर मंथ 5 kg दिया जाता है। व्हीट का प्राइस है 2 रुपीज और राइस का प्राइस है 3 रुपीज और कोर्स ग्रेन का प्राइस है 1 रुपीज कोर्स ग्रेन का। ठीक, अब देखो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि पीडीएस सिस्टम कैसा था क्या नहीं था। देखो यहाँ से पीडीएस सिस्टम क्या था, कौन कौन सी चीजें दी जाती है मैंने बता दिया, राशन शॉप्स क्यों जरूरी थी ये मैंने बता दिया, उसकी थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया, इसके बैकग्राउंड के साथ साथ मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स भी बता दी कि बैकग्राउंड में और क्या क्या था, टाइप्स बता दिया कि क्या क्या टाइप्स थे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या है हमारी पीडीएस सिस्टम में। तो देखो बेटा, अब पीडीएस सिस्टम तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। इसकी प्रॉब्लम्स है क्या कि जो हमारे एफसीआई जो हमारे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो था, उनके गोडाउन पे हमने बताया था ना बफर स्टॉक क्रिएट करके रखते थे। कभी कभी क्या होता है ना, जो बफर स्टॉक जो क्रिएट कर रखा है ना उन्होंने, या मतलब बफर स्टॉक भी क्या, मतलब जो उन्होंने एक स्टोरेज बना रखा है जहाँ पे बहुत सारा फूड रखा हुआ है, ग्रेन्स रखे हुए, वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वहां पे चूहे खा रहे हैं उन्हें, बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, बहुत गंदी कंडीशन में रखा हुआ है। प्रॉपर जो होता है स्टोरेज की जो फैसिलिटी होती है जहाँ पे मतलब कोई जानवर ना जाए, कोई इंसेक्ट ना लगे, ऐसी कंडीशन रखी नहीं गई है। मतलब एक प्रॉपर जो वो फूड चेन हम बोलते हैं ना, उसके फूड स्टोरेज बहुत अच्छे से रखा जाता है, वो चीज नहीं करी गई थी, जिसकी वजह से हम न्यूज में बहुत बार पढ़ते हैं कि रैट्स के द्वारा खाया जा रहा है, ये खराब हो रहा है पड़ा पड़ा। क्योंकि ये क्या होता है ना, जो मिनिमम एक बफर नॉन सेट कर रखे कि इतना ही रखना है, उससे ज्यादा कर दिया आपने। जैसे अभी घर में मैं एग्जांपल देती हूँ, कभी कभी क्या होता है घर में ना, मम्मी क्या सोचती है कि अरे यार ले लेती हूँ, ज्यादा ले लेती हूँ, कोई नहीं बाद में काम आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, पड़े पड़े वो सड़ जाती है कुछ कुछ चीजें। जैसे अब मम्मी है, कभी भी ऐसा नहीं होता, इसलिए मम्मी लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेके रखती कभी भी क्वांटिटी में कि हाँ सस्ता है तो बहुत ज्यादा ले लो। कभी जैसे हम नहीं सोचते, हम मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी पापा आपके टाइम पे कितने रुपए किलो प्याज थे, तो मम्मी पापा बोलते हैं हमारे टाइम पे तो 1 रुपए किलो थे। हम बोलते काश आपने उसी टाइम पे बहुत सारा रख लिया होता तो अभी तक हमारे पास पड़ा होता। तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, क्योंकि उस टाइम से अभी तक तो खराब हो चुका होता वो सब। तो इसीलिए, और अभी भी देखा जाए तो मम्मी क्या करती है, एक महीने में भी अगर हमें 25 kg की रिक्वायरमेंट होती है हमारे आटे की, तो 25 kg से 30 kg के बीच में मम्मी रखती है ना, मतलब एक महीने का राशन। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ 500 किलो खरीद के रख लिया कि हाँ सस्ता मिल रहा है तो 500 किलो भर लिया घर में। क्योंकि मान लो कभी बारिश आ जाए, कभी सीलन आ जाए, कुछ आ जाए, तो क्या होगा, वो आटा सारा पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा और सारा वेस्ट हो जाएगा। जहाँ आपको कम पैसों में फायदा मिला होगा, उतना उससे ज्यादा क्या होगा, नुकसान हो चुका होगा। तो इसीलिए भी क्या होता है कि हमारे जो पीडीएस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो की वजह से बहुत ज्यादा रैट्स वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से खराब होता है। और मिनिमम बफर नॉन से भी हमने क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक को ज्यादा रखा हुआ है। ठीक, अब बहुत ज्यादा अगर एक ही जगह पे आप रखोगे तो सोचो आपने क्या करा था फालतू में। अब इसका अच्छा एग्जांपल देती हूँ, देखो हाई कैरिंग कॉस्ट लगती है इसमें। क्योंकि एक बार बताओ, अगर मान लो आपने बहुत सारा राशन ले लिया और आपके पास ना 3 फ्लोर है, ठीक है, आप 2 फ्लोर में रह रहे हो और एक फ्लोर आपने क्या किया ना, अपने घर का सारा राशन रखने के लिए कर रखा है या स्टोर हाउस की तरह बना रखा है।
इन केस अगर वो स्टोर हाउस नहीं होता, ठीक है, तो अगर स्टोर हाउस नहीं होता तो आप उसे किराए पर चला सकते थे, किराए पर चलाते तो आपके पास पैसे आते, ठीक, लेकिन अभी पैसे नहीं आ रहे क्योंकि आपका सामान रखा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे भी तो यही है, जिस रूमों में जिस जैसे ऐसा रूम बना रखा है, अगर इस रूम में अगर हमारे बफर स्टॉक रखा हुआ है बहुत सारा, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें हाई कैरिंग कॉस्ट भी तो लगेगी, क्योंकि कैरी करने के लिए तो कॉस्ट जा रही है। अगर हमने इतना ही बड़ा एरिया कहीं दे दिया होता रेंट पे गवर्नमेंट ने, तो क्या होता, बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा मिलता है रेंट के तौर पे, लेकिन अभी नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने स्टॉक में बना के रखा हुआ है, तो इसके हिसाब से हाई कैरिंग कॉस्ट लग रही है, आपको रेंट मिलता, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डेकोरेशन का ग्रेन क्वालिटी। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें ना पड़ी पड़ी ना, मतलब खराब तो नहीं होती लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, क्वालिटी अंदर खराब, जैसे मैं बताती हूँ। जैसे आप, हाँ, जैसे मान लो बिस्किट है। अब बिस्किट क्या होता है ना, जब ज्यादा लंबे टाइम तक अपने घर में रख दो ना, भले पैकेट में सील पैक है वो, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उसे एक बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख दो और उसके बाद आप उसे खाओ, तो कैसे से हो जाता है, सील सील से जाते हैं, क्योंकि एक्सपायर नहीं हुए डेट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वो सील जाते हैं और थोड़े थोड़े बेकार हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो ग्रेन की क्वालिटी भी खराब हो जाती है क्योंकि वो ओपन में ही ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं। एक और लास्ट इसकी प्रॉब्लम क्या आती है कि अब ये क्या करते हैं, जो सेल करते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन एट द राशन शॉप्स, कि जो हमारे ये जो होते हैं राशन शॉप्स होते हैं, उनमें कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारे जो एफसीआई के अंदर जो ये मतलब जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो ये स्टोर करके रखते हैं सारा सामान, वो गंदा जो क्वालिटी का जो वो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको भेज देते हैं राशन शॉप्स में, ठीक। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम हो गई ना। अब बताओ जो नॉर्मल लोग हैं वो, उनको कैसा मिलेगा खाना, कितना गंदा मिलेगा, मतलब सोचो सड़े हुए आटा मिल रहा है, या मतलब बहुत ज्यादा घून लगी हुई है। कभी कभी देखो ना, मम्मी बोलती है कि गेहूं बड़ा बेकार आया है इस बार। बेकार आने का मतलब क्या है, उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा है, उसमें कंकड़ बहुत ज्यादा है, बहुत खराब जैसी क्वालिटी है, तो ये चीज है। दूसरी बात क्या है कि इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स। अब ये क्या करते हैं, मनमानी करते हैं, इनके मन के ऊपर है कि भाई हम तो महीने में एक दिन खोलेंगे दुकान, हमें तो यहाँ जाना है, हमें तो वहां जाना है, जबकि इनकी भी प्रॉपर डेट होती है, प्रॉपर इनका भी सिस्टम होता है कि कौन कौन कैसे कैसे क्या शॉप्स खोलेगा, लेकिन ये ना अपनी मनमानी करते हैं क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है इसके बारे में। तो इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, तो लोग को, बहुत सारे लोगों को राशन मिल नहीं पाता, बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं राशन। तो ये क्या करते हैं ना, बीच में जो राशन बच जाता है, जो मतलब गेहूं बच जाता है, जो लोग नहीं लेके जाते, ये क्या करते हैं ना, बीच में उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम लेके नहीं गए अपना टाइम से, अब हमने वो कर दिया, मतलब वो तो खराब हो गया, वो तो चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे करके भी क्या होता है कि वो चीज बोलने लग जाते हैं, ठीक। हाँ, अब देखो बेटा, अब हमारा सारी चीज खत्म हो गई, हमने प्रीवियस में सिस्टम पढ़ लिया कि कैसे क्या था और क्या नहीं था, और बाकी चीजें भी पढ़ ली। अब हमारा नया टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है ये, कि रोल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि अब कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है उनका क्या रोल होता है फूड सिक्योरिटी में। तो फूड सिक्योरिटी में उनका ये रोल है कि बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ना, वो भी ना अपनी मिलजुल के, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या, पहले ये बता दो, जब आप मिलजुल के एक साथ वो करते हैं, सॉरी, मिलजुल के आप एक शॉप खोल लेते हैं, जिनसे आपको जो मिलजुल के आप कोई शॉप खोल लेते हैं या मिलजुल के आप कोई काम करते हैं, जिससे वो चीज आगे जो है वो सस्ती पड़ जाए, ठीक, लो प्राइस में आप लोगों को देने लग जाते हो, ठीक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप द शॉप्स टू सेल द लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, ठीक। अब इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो मदर डेयरी में आपको दूध मिलता है ना सबको, तो वो टोकन वाला दूध मिलता है ना, वो देखो हमेशा वो प्राइस जो होता है उसका कम होता है, जो उनका जो प्राइस है उससे जो पैकेट वाले दूध है उससे थोड़ा कम होता है, ठीक। और ये भी हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा ही खोला गया। दूसरा एग्जांपल है इसका तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में ना पेयर प्राइस शॉप खोली गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने नहीं खोली, उन्हें एफआरबी ने भी खोल रखी है, मतलब नॉर्मली उनके यहाँ के लोगों ने भी मिलकर खोल दिया, ठीक है। अब गुजरात में क्या हुआ था ना, अमूल जो खुला था, वो भी किसी का एग्जाम्पल है कि उन्होंने भी, मतलब अब क्या है यहाँ पे लोगों को ये देने के लिए, गुड्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ये अमूल करके जो ये आया था, ये भी इन्हीं के थ्रू आया था और इस गुजरात में आया था। और इसके अमूल जो आया था वो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आया था। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या था कि बहुत सारे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता था, चीजें नहीं मिल पाती थी, ये सब चीजें नहीं होता था, इसकी वजह से व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए, ऐसे हमने व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया था दूध की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि सब लोगों को दूध अच्छे से मिल जाए, ठीक। ये, और इसकी वजह से बेटा इंडिया जो है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, मतलब वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड में कौन है, वो इंडिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का बताया था कि वहां की वजह से भी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की वजह से भी क्या हुआ था, हमारी फूड सिक्योरिटी इतनी आ गई थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए थे, इसके साथ साथ हम एक्सपोर्टर भी हो चुके हैं। तो यही यहाँ पे हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेटा ग्रेन बैंक्स भी खोल लेते हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, ग्रेन बैंक्स खोल लेती है, ठीक।
तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो भी इसमें रोल प्ले कर सकती हैं अपने हमारे फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, चलो ठीक है, लेट इट बी। बाय, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको लेक्चर? प्लीज फीडबैक देके जाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।